तो चलिए 20वीं सदी की शुरुआत के भारत से निकले एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक व्यंग्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बालमुकुंद गुप्त के एक क्लासिक निबंध को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बहुत ही साधारण कहानी के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक पर तीखी चोट की गई है। कहानी की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि एक बच्चे से होती है। शिव शंभू नाम का एक लड़का जिसकी एक बहुत ही सीधी और गहरी इच्छा है। वो दूसरे लड़कों को बुलबुल खरीदते, पालते और यहाँ तक कि उन्हें लड़ाते हुए भी देखता है, पर उसे ये सब नहीं करना। वो तो बस एक बुलबुल को अपने हाथों में पकड़ना चाहता है। जागते हुए जो उसकी इच्छा थी वो अब उसके सपनों में भी आ जाती है, और सपने में उसकी कल्पना मानो उड़ान भरने लगती है। उसका सपना एक ऐसी दुनिया में बदल जाता है जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ सोने का है। हर चीज बहुत आसान और बेहद शानदार लगती है। और उस सुनहरी दुनिया का राजा कौन है? खुद शिव शंभू। उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा चाहता है, आज वो उसके चारों ओर अनगिनत मौजूद है। लेकिन इतना खूबसूरत सपना आखिर टूटता कैसे है? जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, हकीकत की एक छोटी सी झलक उस सपने के पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देती है। और बस उसी पल उसका सपना टूट जाता है। वो पूरी शानदार सुनहरी दुनिया एक झटके में गायब हो जाती है, बिना कोई निशान छोड़े। और यहीं से लेखक बालमुकुंद गुप्त इस कहानी का रुख अपने असली निशाने की तरफ मोड़ते हैं। वो अब सीधे सीधे भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन से बात कर रहे हैं। उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल की तुलना शिव शंभू के उस पल भर के खूबसूरत सपने से कर रहे हैं। लेखक की जो सबसे बड़ी आलोचना है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सारा जोर सिर्फ नुमाइश पर यानी दिखावे पर लगा दिया। गुप्त जी तर्क देते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जैसी जगहें सिर्फ अमीरों के घूमने फिरने के लिए थीं। इनसे गरीबों का कोई लेना देना नहीं था, उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर आता है दिल्ली दरबार। इस भव्य शाही समारोह को एक अस्थायी तमाशे का सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है। देखिए, ये पूरा का पूरा आयोजन ही उस सपने जैसा था। सब कुछ उधार की शानो शौकत थी, जो शो खत्म होते ही गायब हो गई। कुछ भी असली नहीं, सब कुछ सिर्फ कुछ वक्त के लिए था। इसके बाद निबंध में कर्जन के इन कुछ पलों के तमाशों की तुलना सच्ची और हमेशा रहने वाली विरासतों से की जाती है। लेखक का तर्क है कि इतिहास में नेताओं को उनके काम और उनके चरित्र के लिए याद रखा जाता है, न कि उनके खजानों या सिंहासनों के लिए। लॉर्ड कर्जन ने मैदानों में मूर्तियां और स्मारक बनवाए, लेकिन इन पर एक गरीब देश का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि ये स्मारक आगे चलकर सिर्फ पक्षियों के बैठने की जगह बनकर रह जाएंगे। और इसके ठीक उलट उनसे पहले आए लॉर्ड रिपन। उन्हें लाखों लोग आज भी उनकी सेवा के लिए प्यार से याद करते हैं, और ये याद किसी भी पत्थर के स्मारक से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक स्थायी विरासत का एक और उदाहरण देखिए। ये कोई इमारत नहीं है, बल्कि कागज पर किया गया एक वादा है, जो लोगों के दिलों और दिमाग में आज भी जिंदा है। और ये सब हमें लेखक के तर्क के आखिरी और सबसे शक्तिशाली नतीजे पे ले आता है। लेखक हर बात को वापस उस बच्चे के सपने से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़े बड़े शानदार तमाशे उतने ही खोखले और भुला दिए जाने वाले होते हैं जितना कि सुबह आंख खुलने पर एक सपना। गुप्त जी का ये निबंध, जो एक सदी से भी पहले लिखा गया था, हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी दुनिया भर के नेताओं के लिए उतना ही मायने रखता है।